हेलो एंड वेलकम टू स्टडी विद भारती मिस। माय डियर स्टूडेंट, आज हम करने वाले हैं स्टैंडर्ड 9 का मराठी सब्जेक्ट और उसका चैप्टर 3 बेटा मी ऐकतो आहे, जिसे लिखा है वसंत पुरुषोत्तम काळे ने। उनका जन्म 1932 में हुआ और 2001 में उनका मृत्यु हो गया। वह एक फेमस कथा लेखक थे, निबंधकार थे और नाटककार, कादंबरीकार थे। उन्होंने लोम कळणारी माणसं व पण माझ्या हातांनी, पेन सलामतो, ब्रह्मदेवाचा काळ, गुलमोहर, कर्मचारी, कारे भुल्लासी, ऐक सके, वन फॉर द रोड, माया बाजार, स्वर, संवादिनी, वलय इत्यादि कथासंग्रह लिखे हुए हैं। ही वाट एकटीची, पार्टनर इत्यादि कादंबरी लेखन भी किए हैं और वह बहुत फेमस भी हो गए हैं, प्रसिद्ध भी हो गए हैं। आकर्षक कथानके, ओघवती निवेदन शैली आणि चटपटीत संवाद यामुळे त्यांच्या कथा वाचक प्रिय आहेत। संगीत कलेवर जीवापाड प्रेम करणारे वडील व अपघातामुळे संगीत सेवेपासून अंतरलेल्या वडिलांच्या सौख्यासाठी धडपडणारा मुलगा यांचे भावस्पर्शी वर्णन प्रस्तुत पाठात लेखकाने केले आहे। वसंत पुरुषोत्तम काळे ये इस पाठ के लेखक हैं और उन्होंने इस पाठ में एक बेटी की कहानी लिखी हुई है और उसके पापा जो कोई एक्सीडेंट में उनके सुनने की शक्ति जा चुकी है, तो उसके बारे में इस पूरे चैप्टर में बताया गया है। आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है जो हमेशा से मेरी रहती है, वो ये है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को आपको अगर पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें और अपने दोस्तों को, फ्रेंड्स को शेयर करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तिसरी घंटा घणघणली व बाहेरचा संमिश्र कोलाहल बंद पडला। उगीचच इकडून तिकडे वळणाऱ्या माना स्टेजच्या दिशेने स्थिर झाल्या। लोकांचे लक्ष आता आपल्याकडे आहे याची खात्री वाटताच मी गंभीर आवाजात बोलायला सुरुवात केली। मतलब जो घंटा बजती ना वो बज गई और जो कोलाहल मतलब जो लाउड था, आजू बाजू में जो लोग खड़े थे वो सब एक दूसरे से बातें कर रहे थे, उसके वजह से बहुत कोलाहल हो रहा था। वो सब स्थिर हो गया और सबने स्टेज के आगे दिखना चालू किया। सभ्य स्त्री पुरुषो हो, माझ्या वादन विद्यालयाचा हा पहिला जाहीर कार्यक्रम आहे। आपल्या चरणी ही कला सादर करताना मला अतिशय आनंद वाटत आहे। आपण शांतपणे या सर्व कार्यक्रमाचा आस्वाद घ्यावा। लेखक कह रहे हैं इस पाठ में जो अभी स्टेज पे बात कर रहा है ना, वो बोल रहा है कि सभी सभ्य स्त्री और पुरुषों मतलब सभी माता बहनों, माझ्या वादन विद्यालयाचा हा पहिला जाहीर कार्यक्रम है। वो एक वादन मतलब जो तबला वगैरह वादक रहते हैं उसका वो कार्यक्रम है, वो उसका फर्स्ट प्रोग्राम था। और आपल्या चरणी ही कला सादर करताना मला अतिशय आनंद वाटतो है। वो तबला वगैरह जो बांसुरी बजाते, तबला बजाते, पेटी बजाते, ये सब वो क्या रहती है, कला रहती है। और वो जो कला वो क्या करेगा भी, वो सबको प्रक्षेपित करेगा मतलब दिखाएगा। वो दिखाने का उसको बहुत ही हर्ष हो रहा है, आनंद हो रहा है। आपण शांतपणाने हा सर्व कार्यक्रमाचा आस्वाद घ्यावा अशी आपल्याला नम्र विनंती करून मी कार्यक्रमाला सुरुवात करतो। वो सबसे रिक्वेस्ट कर रहा है कि मैं अभी ये मेरा प्रोग्राम चालू कर रहा हूँ, तो आप क्या करें, सब शांत बैठ के इस कार्यक्रम का आस्वाद ले। आजच्या कार्यक्रमाची सुरुवात शिरीष भागवत यांच्या फील्ड वादनाने होईल।
हा विद्यार्थी माझ्या विद्यालयात नुकताच शिकायला आला आहे. मतलब इस चैप्टर में जो बेटा है उसका नाम क्या है? शिरीष भागवत. वो उनके वादन विद्यालय में पहली बार ही उसने एडमिशन लिया है और वो अभी इसमें पहली बार फील्ड वादन करेगा. उसके वादन की शुरुआत से ही इस प्रोग्राम की शुरुआत होगी ऐसा वह बता रहे हैं. कलेच्या प्रांतातील हा नौका मुसाफिर आहे हे लक्षात घेऊन आपण त्याच्या हुशारीचे कौतुक करावे ही विनंती. मतलब जो शिरीष भागवत है वो सबसे पहली बार ये काम कर रहा है. तो आप सब, अगर आप सबको उसका पसंद आए बजाना तो आप सब उसकी क्या करें? तारीफ करें ऐसी वह रिक्वेस्ट कर रहा है. ही विनंती मतलब रिक्वेस्ट. एवढे बोलून मी शिरीषकडे पाहिले. मला या मुलाची अतिशय भीती वाटत होती. खरे सांगायचे म्हणजे माझ्या मनातून मला शिरीषला कार्यक्रम द्यायचाच नव्हता. कारण नुकताच शिकायला लागलेला हा विद्यार्थी माझ्या विद्यालयाचे नाव खराब करील याची मला खात्री होती. म्हणून मी त्याला कार्यक्रम देण्याचे टाळत होतो. ये सब बोलकर वो शिरीष की तरफ देखने लगे क्योंकि उनको लग रहा था कि तो न्यू स्टूडेंट है, इसको ये सब बजाना आता है या नहीं. अगर इसने अच्छे से काम नहीं किया तो मेरे कॉलेज का, विद्यालय का जो नाम है आज तक जो हमने अच्छा काम किया है वो सब बर्बाद हो जाएगा. इसके लिए वो टेंशन में थे. फिर उसने ये सोच के शिरीष की तरफ देखा. मी शिरीषकडे पाहिले. त्याच्या चेहऱ्यावर धीटपणा व आत्मविश्वास पुरेपूर प्रतिबिंबित झाला होता. पण त्याचे हे अवसान फार वेळ राहणार नाही हे मी ओळखून होतो. पडद्यावर जाऊन बाहेरचा श्रोतृवृंद नजरेला पडताच त्याचा हा धीर सुटेल याची मला खात्री होती. शिरीष पहली बार ही वादन विद्यालय में उसने एडमिशन लिया था और उसका ये फर्स्ट प्रोग्राम था. लेकिन उसके टीचर ने जब उसकी तरफ देखा तो उसके चेहरे पे क्या था? स्ट्रांगनेस थी. उसको बहुत ही आत्मविश्वास था कि मैं ये सब कर पाऊँगा. लेकिन उसके जो टीचर थे वो सब बोल रहे थे कि अगर इसका एक पहला प्रोग्राम है, अगर इसका पर्दा उठ गया और आगे जो मौजूद लोग हैं उनकी तरफ देख के इसका जो कॉन्फिडन्स है वो सब छूट जाएगा. शिरीषने खून करताच मी पडदेवाल्याला इशारा केला आणि पडदा झरझर वर गेला. फूट लाईटचा झगझगीत प्रकाश डोळ्यावर पडताच शिरीषने डोळे मिटून घेतले. त्या प्रकाशाची डोळ्यांना जराशी सवय झाल्यावर शिरीषला सबंध श्रोतृवृंद दिसला आणि त्याच क्षणी त्याच्या मनाची झालेली चलबिचल त्याच्या चेहऱ्यावर स्पष्ट दिसू लागली. तो गडबडून गेला आहे हे मी ओळखले. त्याला आता सावरून धरणे शिक्षक या नात्याने माझे कर्तव्य होते. जब पर्दा ऊपर किया तो क्या हुआ? जो फ्लैश लाइट रहता है, लाइट्स वगैरह रहते ना स्टेज पे, वो सब शिरीष के आँखों के ऊपर जब वो लाइट्स गिरे तो शिरीष ने अपनी आँखें बंद कर ली. और उसके बाद उसको जब उसकी आदत हो गई तो उसने धीरे से अपने आँखें खोले और आगे जो सब प्रेक्षक मौजूद थे उनकी तरफ वो उसे देख के वो थोड़ा सा घबराने लगा. और उसने अपने टीचर की तरफ देखा तो उस टीचर को समझ में आया कि इसे अब हमें संभालना पड़ेगा. मी तंबोरेवाल्यांना व तबलेवाल्यांना खून केली. तंबोऱ्याचा धीर गंभीर आवाज घुमू लागला. शिरीषने डोळे मिटून कुणाची तरी ध्यान केल्यासारखे दिसले व पुन्हा त्याचा चेहरा पूर्वीच्या आत्मविश्वासाने न्हावून निघाला.
व हलकेच त्याने षडज लावला। फिर वो टीचर ने क्या किया कि जो तबले वाले वगैरह थे, तंबोरे वाले, तबले वाले, उनकी तरफ इशारा किया कि आप शुरू करो। तो शिरीष ने क्या किया, अपनी आंखें बंद की और किसका तो भी वो ध्यान करने लगा, और ध्यान करके उसने फिर से अपना कॉन्फिडेंस वापस लाया। एका 10 ते 12 वर्षाच्या मुलाने शांतपणे वाजवायला सुरुवात केलेली पाहून लोक शांत बसले। शिरीष तब कितने साल का था? 10-12 साल का था। वो अपना तबला बजाने लगा। ये सब देख के सब जो थे आगे बैठे हुए प्रेक्षक, वो सब शांत बैठे। धीमेपणाने शिरीषने भूप रागातली वाजायला सुरुवात केली। तेच ते सूर, मात्रेचाही फरक नाही। तो शांतपणे वाजू लागला आणि आजपर्यंत बसला नव्हता एवढा धक्का मला बसला। कानावर विश्वास बसेना आणि नजरेवरही बसेना। पंचेंद्रियेने दगा तर देत नाहीत ना, अशी शंका मला चाटून गेली। माझ्या जागी तुम्ही असता किंवा आणखी कोणीही असता तरी त्यांच्या मनातही तशी शंका झाली असती। तुम्ही सांगा, सुमारे 6 महिन्यापूर्वी शिरीष माझ्या विद्यालयात आला। धीटपणे त्याने विचारले, आपणच कापी जनार्दन? मी सुहास्य मुद्रेने होय म्हणताच तो म्हणाला, माझे नाव शिरीष भागवत, घरी मी श्रीच म्हणतात। घरी त्याला श्रीच म्हणायचे। श्री बोल रहे थे, मला गाण्याची फार आवड आहे। तुला गाण्याची आवड आहे तर माझ्यापेक्षा माझ्या वडिलांना मी शिकलेले फार आवडेल। त्यांच्या चमत्कारिक उत्तराने मला नवल वाटू लागले व थोडासा रागही येऊ लागला। तो थोडा वेळ थांबून पुढे म्हणाला, मी आपल्याकडे शिकायला येईल, पण माझी एक अट आहे। मी शिकायला आलो की रोज माझ्याबरोबर माझे वडील पण येतील व शिकवणी चालू असताना वर्गातच बसतील। आता मात्र मला राग आला। मी जाणीवपूर्वक हसत म्हणालो, मान्य आहे, मान्य, तुझ्या अटी एकदम मान्य, पण त्यासाठी तुला महिना 50 रुपये फी द्यावी लागेल। अब देखो इसमें क्या हो गया, जब शिरीष अच्छी तरह अपना गाना और भूप बजाने लगा तो क्या हो गया, सब जो प्रेक्षक थे आगे बैठे हुए वो सब शांतपने बैठे और ये शांतपने अपना काम कर रहा था और बहुत ही अच्छी तरह वो सब कर रहा था। तो ये सब देख के उसके टीचर को बहुत ही अचंभित हो गए उसके टीचर, और उनको ऐसा लगा कि ये बच्चा अभी 6 महीना हो गया अपने स्कूल में इसने एडमिशन लिया है, ये इतना स्ट्रांगली ऐसे इतना अच्छे से कर रहा है। तो जब वो एडमिशन के लिए आया था तो उसने एक अपने टीचर से बोला कि मेरा नाम शिरीष भागवत है और घर पे मुझे श्री बुलाते हैं। मुझे गाने की बहुत ही क्या है लाइक करता था, वो गाना उसको बहुत ही पसंद था। और उसने कहा कि मैं अपने साथ अपने पिताजी को रोज़ लेके आऊँगा। तो ये सुन के उसके टीचर को बहुत गुस्सा आया था और उन्होंने थोड़ी देर रुककर उसे कहा कि मुझे तेरे जो शर्तें हैं वो पूरे मंजूर है, लेकिन 50 रुपये तुझे फीस लगेगी। तो शिरीष ने कबूल, उद्यापासून मी येतो, कल से मैं आऊँगा, माझ्याबरोबर वडील पण येतील बरं का, मेरे साथ मेरे फादर भी आ जाएंगे, ऐसा उसने टीचर से कहा। असं म्हणून माझ्या आश्चर्यचकित चेहऱ्याकडे न बघता शिरीष चटकन निघून गेला। दुसरे दिवशी तो अगदी वेळेवर आला। त्याच्याबरोबर एक वयस्कर आणि भारदस्त गृहस्थ होते। हे माझे गुरुजी नाना आणि हे माझे वडील। दूसरे दिन वो टाइम पे अपने क्लास के लिए आ गया।
तो उसने कहा, ये मेरे हे गुरुजी और ये मेरे नाना हे. आमचे नमस्कार झाले. एक अक्षर न बोलता नाना खुर्चीवर बसले. तो टीचर ने उनको क्या किया, नमस्कार किया और उन्होंने कुछ भी नहीं बोला और अपने चेअर पे जाके बैठ गए. मी पण न बोलता व्हायोलिन काढले व शिरीषच्या हातात दिले. त्याने बरोबर वही वगैरे आणलेली पाहताच माझ्या त्याच्याबद्दलचा ग्रह चांगला झाला. मतलब शिरीषने वायोलिन, टीचर ने वायोलिन निकाली और शिरीष के लिए दे दी, शिरीष के हाथ में दे दी. त्याने बरोबर वही वगैरह आणलेली पाहताच उसने उसके साथ किताब लाई थी. वो सब देख के वो टीचर को अच्छा लगा. पहिल्या दिवशी प्राथमिक माहिती व पहिला धडा दिल्यावर मी हातात व्हायोलिन घेतले. पहले दिन जो प्राइमरी इंफॉर्मेशन और फर्स्ट चैप्टर पढ़ा के उन्होंने उनके हाथ में व्हायोलिन दे दी. और माझ्या महाविद्यालयात येणाऱ्या विद्यार्थ्यांना पहिल्या दिवशी स्वतःच वाजवून दाखवायचे अशी माझी प्रथा होती. मतलब जो सीखने के लिए आते हैं वो खुद बजा के दिखाते थे उनको. ऐसी उनकी जो प्रथा है वो चली आ रही थी. त्यामागील हेतू एवढाच की मला त्यांना सुचवायचे असते की नेटाने नीट टिकलात तर इतपत वाजू शकाल. उनको यह सिखाना था कि रोज़ जो आप प्रैक्टिस करोगे तो आप इतना ही अच्छी तरह बजा सकोगे. त्याप्रमाणे सुमारे 20-1 मिनटे मी पिलू रागातली एक गत वाजून दाखवली. त्यांनी उन्होंने टोटल 20 मिनट तक उनको पिलू रागातली एक गत वाजून दाखवली. जीवाचे कान करून नाना ऐकत होते व शिरीष माझ्याकडे व नानाकडे आळीपाळीने बघत होता. मी व्हायोलिन खाली ठेवले व नानांकडे पाहिले. त्यांच्या चेहऱ्यावर तृप्तीचे समाधान स्पष्टपणे दिसत होते. और टीचर ने वायोलिन बजाना चालू किया. तब उनके नाना और शिरीष ये दोनों भी ध्यान दे के सुन रहे थे. तो टीचर को अच्छा लगा और उन्होंने क्या किया, बजाना हो गया उसके बाद वायोलिन नीचे रख दिया और उन नाना की तरफ देखने लगे. त्यांच्या चेहऱ्यावर तृप्तीचे समाधान स्पष्टपणे दिसत. उनको बहुत सैटिस्फैक्शन हो रहा था वो सब सुन के. आपण जाऊया आता, शिरीष म्हणाला व पिता पुत्र उठले. वो सब सुनने के बाद शिरीष ने कहा, अब हम निकलते हैं. और यह सुन के नाना भी उठ गए और शिरीष भी उठ गया. मीच आपण होऊन विचारले, काय कसं काय वाटलं एकंदरीत. तब उनके टीचर ने पूछा कि आप दोनों को कैसे लगा. वाह उत्कृष्ट. त्याबद्दल प्रश्नच नाही, शिरीषनेच मध्ये उत्तर दिले. मला त्यांचा आगाऊ स्वभावाचा राग आला. मला त्याच्या आगाऊ स्वभावाचा राग आला. सॉरी. मतलब ऐसा पूछने के बाद शिरीष ने कहा कि बहुत ही अच्छी तरह आपने किया. तो टीचर को लगा ये बच्चा डायरेक्टली ऐसे बोल रहा है, तो उसका थोडा गुस्सा आया. हा म्हणतात 3 महिने निघून गेले. आणखीन 3 महिन्यांनी होणाऱ्या माझ्या महाविद्यालयाच्या प्रथम कार्यक्रमात आपण शिरीषला कार्यक्रम द्यायचा असा मी निश्चय करून टाकला. अब रोज शिरीष आता था, नाना आते थे और उनको रोज प्रैक्टिस होती थी. ऐसा बोलते बोलते 3 मंथ निकल गए. तो 3 मंथ के बाद क्या हो गया, उनके स्कूल का फर्स्ट प्रोग्राम था. तब उसमें शिरीष परफॉर्म करेगा ऐसा उसके टीचर ने सोच लिया.
आपल्या विद्यालयाच्या कार्यक्रमात मी तुझा कार्यक्रम ठेवणार. हे ऐकल्यावर शिरीषला अत्यानंद होईल अशी कल्पना होती, पण त्याच्या चेहऱ्यावर आनंदाच्या काहीही भावना दिसल्या नाहीत. मतलब जो उनके स्कूल का फर्स्ट प्रोग्राम था उसमें शिरीष को वो परफॉर्म करने के लिए देने वाले हैं, ये सुनकर उनके टीचर को लगा कि उसको तो बहुत ही हर्ष होगा, आनंद होगा. लेकिन क्या हुआ, शिरीष के चेहरे पर कोई भी हर्ष नहीं था, उत्साह नहीं था, आनंद नहीं था. ये देख के उनके टीचर को आश्चर्य हो गया. इतकेच नव्हे तर त्याचा चेहरा काहीसा उतरला, मतलब वो तो नाराज हो गया. मी विचारले, काय तुला हे ऐकून काहीच आनंद वाटत नाही का? तब उसके टीचर ने उनसे कहा, आप ये सुन के आपको कोई आनंद नहीं हुआ है? गंभीर आवाज़ात ठाशीव स्वरूपाचे उत्तर दिले. तब शिरीषने सिरियस होके आन्सर दिया, माझ्यापेक्षा नानांना त्याचा आनंद जास्त होईल. कि उनके साथ उनके पिताजी जो आ रही थे, उनको ये शिरीष परफॉर्म कर रहा है ये सुन के ज़्यादा आनंद होगा, ऐसा शिरीष ने बताया. पिता पुत्र गेले आणि प्रत्येक वेळी मिळणाऱ्या शिरीषच्या तऱ्हेवाईक उत्तराचे आश्चर्य करीत मी बसलो. और ये सब वार्तालाप उन दोनों का हो गया. ये सब होने के बाद वो शिरीष और वो दोनों गए. और हर वक्त क्या होता था, शिरीष और उनके टीचर जब बातचीत करते थे तो हर वक्त शिरीष कुछ अलग ही टोन में उनसे बातें करता था सीरियस होके, और उस बारे में वो सोचते बैठ गए. प्रत्येक वेळी तो नानांचे नाव का घेतो व नाना अगदी रोज त्याच्याबरोबर येतात, याचे रहस्य काय असावे, या प्रश्नाचे उत्तर मला सापडेना. मतलब हर वक्त वो नाना कहीं क्यों बात करता है और रोज़ उनके साथ तो वह आते ही है, ऐसा क्यों, ऐसा प्रश्न वो टीचर के मन में आ गया. और उसका आंसर ढूंढते ढूंढते वो एक जगह पे बैठ गए. याशिवाय आणखीन एका शंका माझ्या मनात वरचे वर येत असे, ती म्हणजे नानाजवळ असताना शिरीष मोकळ्या मनाने व्हायोलिन वाजवत नसावा. ही दुसरेच दिवशी शिरीष आला नाही, त्याचा हा पहिला खाडा. मतलब क्या हो गया, उनके मन में एक डाउट आ गया कि जब उसके नाना जब शिरीष के साथ होते हैं तब शिरीष अच्छे से वायोलिन नहीं बजाता था, और दूसरे दिन क्या हो गया, शिरीष आया ही नहीं. त्याचा हा पहिला खाडा. वो पहले दिन अब्सेंट रह गया. नसेल एखाद्या वेळेस जमेल असे मी समाधान करून घेतले की हो गया होगा कोई प्रॉब्लेम, इसके वजह से वो आज आया नहीं. पण त्याच्या दुसऱ्या दिवशी सुद्धा शिरीष मला नाही. चौथा दिवस गेला, 5वा गेला आणि 15 दिवस गेले. शिरीषचा पत्ता नव्हता. 16व्या दिवशी पण मनुष्य निरोप व फीचे पैसे घेऊन आला. मतलब क्या हो गया, शिरीष 1-2 दिन ऐसे टोटल 15 डेज अब्सेंट रहा, और 16 डे में उसने एक आदमी के पास फीस के पैसे और एक समाचार लेके आ गया. नाना आजारी असल्यामुळे शिरीष येऊ शकणार नाही. क्या उसने इन्फॉर्मेशन लाई शिरीष के बारे में कि उसके जो नाना थे, पिताजी थे, वो क्या हो गए, बीमार पड़ गए, इसलिए शिरीष आ नहीं रहा, असे तो म्हणाला. थोड्याशा त्राग्यानं मी म्हणालो, नानाशी त्याला काय करायचे आहे, इकडे कार्यक्रम जवळ चालला आहे, त्याचे काय. तब वो टीचर जो है टेंशन में आ गई कि नाना बीमार पड़ गए तो शिरीष क्यों नहीं आ रहा, उसने तो आना चाहिए ना, क्योंकि ये फर्स्ट प्रोग्राम था शिरीष का, शिरीष पहली बार परफॉर्म करने वाला था, तो उसके वजह से उनको टेंशन आ रहा था.
शिरीष आला नाही त्याची वाट पाहून मी त्याचा कार्यक्रम रद्द केला. त्याचे नाव पण काढायचे नहीं ऐसे ठरून मी बाकी विद्यार्थी तैयार केले. जब शिरीष आ नहीं रहा था तब क्या किया, उस टीचर ने उसका नाम प्रोग्राम में से कट कर दिया और उसके बारे में भी बात नहीं कर रहे थे और उन्होंने दूसरे स्टुडंट्स को तयार कर दिया. समारंभाचा दिवस उगवला आणि सकाळपासून शिरीषच्या आठवणीने मी उगाचच बेचैन झालो होतो. जब वो प्रोग्राम था उसके सवेरे से उन टीचर को शिरीष की याद आ रही थी और उनका मन बेचैन हो रहा था. सकाळची इतर कामे आटपून मी जरा स्वस्थ बसतो तोच दारात शिरीष उभा. जब फर्स्ट डे था जब प्रोग्राम का दिन आया तब क्या हो गया, शिरीष उनके सामने आया. मी ताडकन उभा राहिलो व त्याच्याजवळ गेलो. तब उस टीचर को बहुत ही आश्चर्य हो गया कि ये अभी कैसे आया अचानक से. तो इन्होंने क्या किया था, उसका तो नाम भी काट दिया था और दूसरे बच्चों को तैयार कर दिया था. तो उनको लगा कि ये अभी अचानक से कैसे आया सामने. अरे तुझा पत्ता तरी काय, मी आज एकटाच कसा काय आणि आज तू एकटाच कस काय आला. अरे इतने दिन तू कहाँ था और आज तू अकेले. नाना कसे नाहीत बरोबर, इकडची दुनिया तिकडे होईल ना. उनको लगा कि ये तो हरदम उनके नाना के साथ ही आता है, तो आज अकेले कैसे आ गया. इधर की दुनिया उधर हो जाएगी, इकडची दुनिया तिकडे झाली आहे सर, यापुढे मी एकटाच दिसेल. मतलब उसने कहा कि इधर की दुनिया उधर तो हो गई सर, इसके बाद तो मैं अकेला ही आऊँगा. माझे नाना कायमचे गेले हो सर. उसके जो नाना थे वो पिताजी थे वो क्या गुजर गए थे, ऐसा उसने थोड़ा सांस भर के बताया. बऱ्याच सांत्वनानंतर त्याने विचारले, आज आपल्या महाविद्यालयाचा कार्यक्रम ना. मी खिन्नपणे हो म्हणालो. मतलब थोड़ी देर बाद सबने उसको सांत्वना दी और उसके बाद उसने पूछा कि आज हमारे स्कूल का प्रोग्राम है ना. तो उसके टीचर ने शांत होके बोला कि यस आज प्रोग्राम है, मग मला आज कार्यक्रम द्या. तो मला आज मी हा परफॉर्म करू इच्छितो, मला तुम्ही एक चान्स द्या. नाही म्हणू नका सर, तुम्ही नाही म्हणू नका, एवढीच इच्छा पुरवा. मेरी ये इच्छा है ये पूरी करो. तो असे म्हणाल्यावर मात्र माझ्यातला शिक्षक जागा झाला. मी सौम्य आवाजात म्हणालो. वैसा बोलने के बाद वो टीचर को लगा कि अब ये क्या करेगा, कितने दिन तो एब्सेंट रहा, ये कैसे परफॉर्म करेगा. तो उनसे बात करने लगे धीरे आवाज़ में. सौम्य आवाज़ मतलब धीरे आवाज़ में. शिरीष, मी तुझ्या भावना ओळखतो, पण आज मला नाईलाज आहे. आजच्या या पहिल्या कार्यक्रमावरच आपल्या महाविद्यालयाची इब्रत अवलंबून आहे. त्यातून तुझी 2 महिने गैरहजेरी लागलेली. तूच सांग, मी तुला कार्यक्रम कसा काय देऊ. वो बोले, शिरीष, मैं तुझे समझता हूँ कि तेरी क्या इच्छा है, क्या भावना है, वो मैं समझ सकता हूँ, लेकिन मैं अभी तुझे ये प्रोग्राम में परफॉर्म करने के लिए इजाज़त नहीं दे सकता, क्योंकि इस पे ही हमारी इबरत मतलब इज्जत अवलंबून है. क्योंकि तू 2 महीने से गैरहाजिर था, अब्सेंट था. अब तू कैसे परफॉर्म करेगा और मैं कैसे तुझे ये चान्स दूँ. ऐसा वो टीचर शिरीष से बात करने लगे. अगतिक होऊन शिरीष म्हणाला, सर, माझी एवढी एकच विनंती मान्य करा, मला आज वाजू दे. तब शिरीष ने उनसे रिक्वेस्ट की और बोले कि मेरी एक रिक्वेस्ट आप सुन लो, आज मुझे परफॉर्म करने दो, मैं आज बजाऊंगा. नंतर जन्मात हाथ लावणार नहीं वायोलिनला. सिर्फ आज के दिन मुझे ये काम करने दो, उसके बाद
जीवन भर में व्हायोलिन को हात नहीं लगाऊंगा. तू पुढे जन्मभर वाजव, पण आज वाजू नको. तुझी मनस्थिती ही आज बरोबर नहीं. वो टीचर बोलने लगे कि तू जीवन भर इसे बजा, लेकिन आज मत बजा, क्योंकि आज मेरा प्रोग्राम है और इस पे मेरे स्कूल का पूरा परफॉर्मेंस अगर अच्छा नहीं हुआ तो उनकी स्कूल का नाम भी जा सकता है. इसलिए वो बोले कि आज तू परफॉर्म मत कर, क्योंकि वो इतने दिन एब्सेंट रहा तो वो सब भूल गया होगा, अच्छे से बजाएगा नहीं तो सब इतने ऑडियंस रहते हैं और सब क्या कहेंगे, ऐसा वो टीचर को लग रहा था. मला परवानगी दिली तर माझी मनस्थिती आपोआपच सुधरेल. तो और उसके नाना भी गुज़र गए थे ना, इसके वजह से टीचर को लग रहा था ये कैसे परफॉर्म करेगा. तो शिरीष बोला कि आप मुझे इजाज़त दो, तब मुझे अच्छा लगेगा और मैं अच्छे से परफॉर्म करूँगा, वो उनको बोल रहा है. शेवटी त्याच्या दुःखित मन पुनः आणखी कशाला दुखावं. शेवटी लास्ट में वो टीचर को लगा कि ये तो पहले ही दुखी है, तो इसे ना बोल के ये और दुखी हो जाएगा. तो ऐसा उन्होंने सोचा और उसको प्रोग्राम में परफॉर्म करने के लिए इजाज़त दे दी. असा विचार करून मी त्याला परवानगी दिली. मात्र पहिलाच कार्यक्रम त्याचा ठेवावा असेच मी ठरवले. उसे परफॉर्म करने की इजाज़त तो दे दी और उन्होंने कहा फर्स्ट परफॉर्मेंस उसका ही रहेगा, ऐसा उन्होंने ठान लिया. त्याप्रमाणे मी परवानगी दिली आणि शिरीष वाजू लागला. शिरीष कार्यक्रम करण्यात मुरलेला एखाद्या वादकाप्रमाणे वाजवत होता. तो शिरीष ने भी अच्छे तरह परफॉर्म किया और ऐसे परफॉर्म किया कि जैसे वो बहुत दिन से काम कर रहा था. इतके शिकला तरी कुठे याचाच मी विचार करत होतो. आणि त्याहीपेक्षा मला मुख्य प्रश्न असा पडला होता की नवीनच शिकायला लागलेला मुलगा इतके उत्कृष्ट वाजवतो, तर जुने मुरलेले विद्यार्थी किती छान वाजवत असतील. मतलब वो टीचर फिर सोचने लगे कि ये तो नया नया ही आया, इतने दिन एब्सेंट रहा, फिर भी ये कितना अच्छे से बजा रहा है, तो मेरे जो पुराने स्टुडंट है वो तो कितना अच्छा परफॉर्म करेंगे, असे ही बाहेरचे लोक म्हणत असणार. तेव्हा त्याच्यानंतर वाजवायला कुणाला बसवावे, टाळ्यांच्या गडगडाटाने मी भानावर आलो. तो वो टीचर क्या हो गए, सोचने लगे कि अब इसके बाद मैं किसे भेजूँ, क्योंकि सबने अच्छे से उसका परफॉर्मेंस पे तालियां बजाई थी. शिरीष आत आला व त्याने माझ्या पायावर डोके ठेवले. मी त्याला उठवत विचारले, शिरीष, हा काय प्रकार आहे? तू माझ्याकडे न येता आणखीन कुठे शिकत होतास? मतलब वो टीचर ने बोला कि इतने दिन जो एब्सेंट रहता है, प्रैक्टिस नहीं रहती, तो वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर सकता. तो इसने ज़रूर से मेरे अलावा किसी और जगह प्रैक्टिस की होगी और उनसे सीखा होगा. तो शिरीष से पूछने लगे की तू माझ्याकडे न येता आणखी कुठे शिकत होतास? डोळे पुशीत शिरीष म्हणाला, सर, काही भलतीच शंका. सर, ये आप मुझसे क्या डाउट कर रहे हैं? मी तुम्हाला सर्व सविस्तर सांगतो. तो वो पूरे स्टेटमेंट टोटल डिस्क्रिप्टिव टाइप उनको बता रहा था कि ज्या दिवशी मी तुमच्याकडे फी व चिट्ठी पाठवली, जिस दिन मैंने आपकी तरफ एक आदमी के हाथ से आपकी फ़ीस और लेटर भेजा था, त्याच रात्री नाना वारले. उस दिन ही मेरे नाना गुजर गए. मला धक्काच बसला. त्यांच्यासाठी शिकत होतो, तेच गेल्यावर कशाला आता शिकाव, म्हणून मी व्हायोलिनला हात लावलाच नाही असे ठरवले. हात लावणारच नाही असे ठरवले. उठ के पिताजी गुजर गए तो उसको बहुत धक्का बैठा. शौक लगा कि अब उसके नाना की इच्छा थी कि वो वायोलिन बजाए. उनके ख्वाहिश थी, उस ख्वाहिश की वजह से वो सीख रहा था. तो उसने वो ठान लिया कि अभी नाना गुजर गए तो मैं इसको अभी वायोलिन को अभी हाथ ही नहीं लगाऊंगा. तो फिर क्या हुआ देखिए. तुम्हाला कदाचित माहीत असेल किंवा नसेलही, माझे नाना एकेकाळी उत्कृष्ट गवई होते. तो उस टीचर को बता रहा था कि आप
को पता होगा नहीं तो पता भी नहीं होगा कि मेरे नाना जो थे एक उत्कृष्ट गवई थे, मतलब अच्छे से गाते थे. पण त्यांना एकदा कसलासा जबर अपघात झाला व त्या अपघातात ते ठार बहिरे झाले. एक बार एक एक्सीडेंट के कारण उनकी सुनने की जो क्षमता थी वो चली गई. त्यांना काहीही ऐकू येत नसे. ओठांच्या हालचालीवरून त्यांना काही शब्द समजत. बहिरेपणाच्या इतर गैरसोयीपेक्षा संगीत सेवा अंतरली. मतलब सुनने की शक्ति चली गई तो वो क्या समोर आगे जो गाते थे उनके सिर्फ लिपसिंग को देख के वो एहसास कर लेते थे संगीत का. तो उनको बहुत ही शौक लग गया था इस वजह से. उनके एक्सीडेंट की वजह से जो उनकी सुनने की शक्ति गई और फिर वो परफॉर्म भी नहीं कर सकते थे, इसलिए उनको बहुत ही शौक लग गया. शेवटी त्यांनी मला काहीतरी वाद्य शिकण्यासाठी उद्युक्त केले. तो उन्होंने उनके बेटे शिरीष को बोला की तुम ये सब सीखो, प्रेरित किया. कोणीतरी संगीतशास्त्रासाठी सतत धडपड करत असल्याचे पाहण्यातच त्यांना अमाप शौक्य मिळत होते. उनको संगीत के लिए जो काम करते उनको देख के उनको अच्छा लगता था. म्हणूनच ते रोज माझ्याबरोबर इथे येत होते. म्हणून इसकी वजह से वो नाना शिरीष के साथ रोज उस क्लास में आते थे. पण त्यांना ऐकू काहीच येत नव्हते. लेकिन उनको सुनने में कुछ भी नहीं आता था. त्यामुळे मला वारंवार खेद व्हायचा. मी पण वाजवण्यात कितीही प्रगती व कौशल्य दाखवले तरी माझे नाना काही ते ऐकू शकत नाहीत. लेकिन वो साथ तो आते थे लेकिन उनको कोई सुनने में आता नहीं था. फिर शिरीष को लगा मैं तो इसमें कितना भी परफेक्ट हो गया तो मेरे नाना तो इसे सुन नहीं सकते. मी या विचाराने मला नानासमोर मोकळेपणा वाटत नव्हता. इसके वजह से वो उनके सामने अच्छे से परफॉर्म नहीं कर सकता था. ज्या दिवशी नाना गेले त्याच दिवशी मी ठरवलं की संगीत बंद. जिस दिन वो नाना गुजर गए उस दिन शिरीष ने ठान लिया कि अब से मैं संगीत नहीं बजाऊंगा. पण दुसऱ्याच क्षणी मला मनात विचार आला की माझे नाना तेव्हा माझे वादन ऐकू शकत नव्हते, पण आता माझ्याच शेजारी बसून नक्की ऐकत आहेत. तब दूसरे क्षण ही उसके मन में ऐसा विचार आया कि जब नाना थे तब उनके सुनने की शक्ति एक्सीडेंट के कारण चली गई थी, लेकिन अब जब वो नहीं है तो वो मेरे साथ बैठकर भी ये सुन सकते हैं. या विचारासरशी लोकांच्या निंदेकडे लक्ष न देता मी त्याच दिवसापासून व्हायोलिन वाजवायला सुरुवात केली. तो ऐसे विचार उसके मन में आए, इसलिए उसने क्या किया, लोगों की बातों की तरफ ध्यान न देके वो रोज व्हायोलिन बजाने की प्रॅक्टिस उसने चालू कर दी. आणि आज सकाळपर्यंत मी कुठे बाहेर पडलो नव्हतो. 24 तास एकाच उद्योग, एकच ध्यास. मी सराव करू लागलो. और उसने क्या किया, किधर भी बाहर नहीं जाता था, किधर जाता था जा नहीं रहा था, आ नहीं रहा था. उसने क्या किया, सिर्फ वायोलिन बजाने की प्रैक्टिस की. और आज वो उन सर के पास, टीचर के पास आया क्योंकि प्रोग्राम था. म्हणजे मला भास व्हायचा की पुढच्या ताना व सूर मला नाना सांगत आहेत. मतलब उसे लगता था कि मेरे नाना ही मुझे ट्रेन कर रहे हैं. तबल्याचा ठेका त्यांनीच धरला आहे व तंबोऱ्याच्या तारावरून पण त्यांनीच बोट फिरवत आहे. तब उसे लग रहा था कि जो तबला बजा रहे हैं वो भी मेरे नाना ही बजा रहे हैं और तंबोरा
तंबोरा के जो तार रहते हैं उसे भी नाना ही अपनी उंगलियों से बजा रहे आहे. आज कार्यक्रमाच्या सुरुवातीला एवढे लोक पाहून मी गडबडून गेलो होतो, पण डोळे मिटून घेताच नानांची मूर्ती डोळ्यासमोर आली. ते म्हणाले, बेटा वाजव, मी ऐकतो आहे. मतलब जब वो सब प्रेक्षक दिखे, ऑडियंस दिखी, तो क्या हो गया, शिरीष को थोड़ा डर लगा, लेकिन उसने जब आँख बंद की तो उसे वो नाना दिखे और नाना ने उसे कहा कि बेटा वाजो, मी ऐकतो आहे. मला जोर चढला. तब उसे जोश आया और उसने माझ्या डोळ्यासमोर प्रेक्षक नव्हते, थिएटर नव्हतं, कोणी नव्हते, होते फक्त माझे नाना. तब उसने इमेजिन किया कि मेरे नाना तो मेरे साथ है और उनके लिए मुझे ये काम करना है. ऐसा सोच के वो बजाने लगा. इसकी वजह से उसका बहुत ही उम्दा परफॉर्मन्स हो गया. शिरीष गप्प बसला आणि मी काहीच बोलू शकत नव्हतो. ये सब कह के शिरीष शांत बैठ गया और टीचर भी शांत हो गए. तो देखो कैसे शिरीष ने अपने नाना की कला से इंस्पिरेशन लिया और अच्छी तरह, मतलब इसका क्या अर्थ होता है कि हम कोई भी कला हो और या पढ़ाई हो, अगर मन लगा के करेंगे तो हम उसमें ज़रूर से सक्सेस होंगे. तो आप सभी भी अपनी पढ़ाई मन लगा के कीजिए, आप भी ज़रूर सक्सेस होंगे. इसका स्वाध्याय के क्वेश्चन आंसर मैं डिस्क्रिप्शन में देने वाली हूँ, उसमें से आप देख के ये सब सॉल्व कीजिए. और वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा ये भी कमेंट में बताइए.